अमेरिका ने ये मैसेज भेजा था डोनाल्ड लू के जरिए और उससे एक 164 का बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था ये मेरे से गुम हो गया है। सीक्रेट या टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो जाए तो उसकी कितना बड़ा एक वो समझा जाता है एक्ट ऑफ मिशन या कमीशन। जो है ये एक खुफिया मरासला होता है, जो कि खास तौर पे जब बैरून मुल्क मुकीम आपके सफारतकार आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डी कोडिंग का तरीका है, उसको इस्तेमाल ना करें तो वो उसको पढ़ नहीं सकते। या कोई ऐसा मॉडल हो या कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो, वो तमाम की तमाम जो है उनको हम इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं इस उन्होंने मामले कहीं में। डॉक्यूमेंट किया कि मैंने ये साइफर जो है टॉप सीक्रेट जो डिकोडेड है ये मैंने उनको दे दिया 64 सीआरपीसी के तहत जो बयान है मजिस्ट्रेट को दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरे साथ आज हैं तारिक लोधी साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो। और हम एक आज जो बात करना चाह रहे हैं वो एक ऐसा इशू है जिस पे काफ़ी बात हो चुकी। कुछ पॉलिटिकल भी है लेकिन उसके सिक्योरिटी और टेक्निकल एंगल्स भी हैं जिस पे बहुत कम बात हुई। वो है साइफर का इशू। जो साइफर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में जिसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया, पब्लिक गैदरिंग में भी उसको लहराया गया, और उस पर बहुत बात होती रही कि ये अमेरिका ने भेजा था डोनाल्ड लू के जरिए और उससे रजीम चेंज किया जाए, नो किया जाए, और उस पर मुख्तलिफ किस्म की आरा आती रही, उसको रिफ्यूट किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और वो ये मामला खैर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी पेश हुआ 2 दफा। अब वो दोबारा एक दफा लाइमलाइट में आया है ये मामला, क्योंकि जो साबका वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्होंने एक 164 का बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये साइफर पे ये क्या हुआ था। अगरचे वो पूरी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि इस साइफर को तोड़ मरोड़ के एक पॉलिटिकल उसके लिए यूज किया गया। तो मैं ये चाहूंगा इस मौके पे तारिक लोधी साहब से ये मैं पूछना चाहूंगा कि पहले तो हम इस पे ये बात कर लें कि ये साइफर जो है ये क्या है, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है और उसकी जो मूवमेंट है। क्योंकि लोधी साहब इन्होंने ये बात भी की कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था ये मेरे से गुम हो गया है। ठीक है ना, और गुम हो गया, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन आप जानते हैं, आप चूंकि सरबराह रहे हैं एक इस इदारे के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे भी बड़े अहम जगहों पे काम किया, और आपने हेड भी किया स्पेशल ब्रांच पंजाब को। आप ये जानते हैं कि अगर इन इदारों में सीक्रेट या टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो जाए तो उसकी कितना बड़ा एक वो समझा जाता है एक्ट ऑफ मिशन या कमीशन, और उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसकी थोड़ी जरा टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उस पर जरा रोशनी डाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और नवीद साहब, आपने मुझे मदऊ किया और मैं उसका मशकूर हूँ। वाकई ये साइफर का इशू जो है ये इंतहाई इंतहाई अहमियत रखता है, और मैं इसको तजिया इसका तमाम तर अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका तजिया करूंगा। इसमें गो के सियासी टच इसके अंदर है, और बल्कि मुहर्रिकात बहुत ज्यादा सियासी महसूस होते हैं, मगर मैं उनकी उसमें नहीं जाऊंगा कंट्रोवर्सी में। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि साइफर जो है ये एक खुफिया मरासला होता है, जो कि खास तौर पे जब बैरून मुल्क मुकीम आपके सफारतकार आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो अब इसको इस्तेमाल करते हैं। बड़े अरसा कदीम से मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए, कहीं इनविजिबल इंक्स इस्तेमाल की गई, कहीं खुफिया लिखाई की गई, और कहीं जो पैगाम ले जाने वाले थे उनको खुफिया तरीके से उनके साथ ये चीजें भेजी गई। मगर अभी दौर जदीद में इनको टेक्निकली इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, हर हर्फ को एक मुख्तलिफ हर्फ में, गिनती में, शुमार में, कंप्यूटर की जबान में तब्दील कर दिया जाता है, जिसको और वो सिर्फ एक फर्क
जब जो करता है, और दूसरा फर्क, जब तक वो वाला की इस्तेमाल ना करे, जो उसको उसका ठीक एक है। डी कोडिंग का तरीका है, उसको इस्तेमाल ना करे तो वो उसको पढ़ नहीं सकता। ये महज इस वास्ते है कि इसकी तहफ़्फ़ुज़ इसको दिया जाए। बैरून मुल्क से तमाम दुश्मन जितने भी हैं, और जो अदारे होते हैं, उनकी सबसे अवलीन तरजीह होती है कि किसी तरह आपके साइफर के बारे में वो मालूमात हासिल करें, आपके साइफर के कोड्स, आपकी जो साइफर बुक्स हैं, आपकी जो साइफर लॉगरिथम्स हैं, उनको जो है किसी तरह वो हासिल करें, ताकि आपके पढ़ सके ये मरासले। ये इसके बारे में बड़े बड़े लोगों के नुकसानात हुए, जंग हमारी 71 की जंग में भी इसके नुकसानात हमने देखे, जंग अजीम में भी इसके नुकसानात देखे, इसके एक्सपोज होने से। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि इसका तहफ़्फ़ुज़। जाहिर है, जो चीज जितनी जितनी हिफाजत की जिसकी जरूरत होती है, उसकी कम से कम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या डिसएमिनेशन जिसे हम कहते हैं, वो कम से कम होती है। तो ये इसको जो दर्जा दिया गया है सिक्योरिटी में, उसके हिसाब से वो टॉप सीक्रेट इसको कहा जाता है, इंतहाई सीक्रेट में। लिहाजा इसकी जो तकसीम है वो भी बड़ी महदूद होती है। अच्छा, अब हर मुल्क में उसके जितने जो सरकारी कागजात या कागजात होती है, इंफॉर्मेशन है, उसकी उसमें उसको कैटेगराइज किया जाता है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, कि किसकी कितनी तकसीम हो सकती है और किसकी कितनी हिफाजत करनी है। तो टॉप सीक्रेट के उसके जुमरे में उसकी मिनिमम डिसेमिनेशन होती है और मैक्सिमम हिफाजत होती है। ये तो था इसका हदूद और बात, जो टॉप सीक्रेट इसके साइबर के बारे में कहते हैं। अब टॉप सीक्रेट क्या है? हमारे हमारे कानून के मुताबिक, हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक, हमने जो कागजात को सरकारी और राजदारी के हिसाब से इसको टॉप सीक्रेट का दर्जा दिया है। इसकी लिए बड़ी जरूरी चीजें हैं, जो कि मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती हैं, जो कि कानून की हैसियत रखती हैं। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बारे में जो मेरा इल्म है, उसका अमूमी तौर पे ना आप उसकी नकल बना सकते हैं, ना उसको फाइल से निकाल सकते हैं, ना उसके, अगर आप जो चीजें हैं उनको कॉपी करके उसकी हदूद से बाहर ले जा सकते हैं। अगर आपने किसी चीज के एक्सट्रैक्ट निकालने हैं, तो उसका भी आपको इंदराज करना पड़ता है मेन रजिस्टर में, और उसके अंदर बताना होता है कि हमने ये इंदराजात निकाले हैं, और उसका मकसद बयान करना पड़ता है। और इसको जिस वक्त तक ये डी क्लासीफाई ना हो, तो उस वक्त तक ये अपनी जो इसकी जो इसके ऊपर पाबंदी आयद की जाती है, वो मौजूद रहती है। अच्छा, मैं और हर किसी पे लाजिम यहाँ पे होता है कि इसकी मैं हिफाजत करे। रजत साहब, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, ये जो डी क्लासिफिकेशन है, मेरा ख्याल है ये हमारे यहाँ पे तो कोई प्रोसीजर नहीं है इसका डी क्लासिफिकेशन करने का, कोई लॉ नहीं है सच। जी किताबों में जी किताबों में डी क्लासिफाई करने का प्रोसीजर मौजूद है, और उसकी अथॉरिटी जो होती है, वो जिसने ओरिजिनेट किया होता है, वो उसकी उस अथॉरिटी से या उससे हायर अथॉरिटी जो है उसको डी क्लासिफाई कर सकती है। और उसके बाद तमाम जिन लोगों को वो गया है, लेटर गया है या वो कागज गया है, उन तमाम लोगों को इसकी इतला करनी पड़ती है, क्योंकि एन मुमकिन है कि उन्होंने आगे से उसकी बुनियाद के ऊपर कोई मजीद ऐसे एक्शन लिए हों जो कि डी क्लासिफाई करने पड़े। लिहाजा ये इंतहाई लिमिटेड और मखसूस हालात में डिक्लासिफाई किया जाता है, मगर उसका तरीका मौजूद है। इसके अलावा ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर ये किसी तरह, अगर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई गलती हो जाती है रखने में, फाइल करने में, तो फौरी तौर पे उसके बारे में बात लाई जाती है, और उसके मुताबिक तादीबी कार्रवाई की जाती है। तो ये जो टॉप अगर सीक्रेट की जो मूवमेंट है, एक जगह दूसरी जगह जाना, वो भी एक मखसूस तरीके से होती है, जी यानी जो बिल्कुल भी रिकॉर्डेड होती है, क्लासिफाइड है। उसका बड़ा तरीकाकार है। जी। और मैं एक और भी ये यहाँ पे बात बताता चलूं कि डॉक्यूमेंट जब हम कहते हैं, तो उसके अंदर तमाम वो चीजें, वो इंफॉर्मेशन जो किसी भी तरह रिकॉर्डेड हो, ख्वाह तस्वीर में हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, टेप हो, तो या लिखे हुए कागज के ऊपर हो, या कोई ऐसा मॉडल हो, या कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो, वो तमाम की तमाम जो है उनको हम इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं इस मामले में। अब जब इस चीज को आप अगर ये खो जाए, तो उसके बारे में फौरी तहकीक का रिक्वायरमेंट होती है, जिम्मेदारी करनी पड़ती है, और उसके साथ उसके बड़े खासे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर सबसे पहले खदशा ये होता है कि अगर ये दुश्मन के हाथ में पड़ जाए, तो उसके सामने वो उस टेलीग्राम से मिला के, या उस कोडेड मैसेज से मिला के, साइफर से मिला के, जो उसका वाज़ेह तर्जुमा है, उसको
उसको वो की जो है वो हासिल कर सकता है और उसका तोड़ निकाल सकता है। सबसे पहली चीज तो ये, तो आपके तमाम मौजूदा और गुज़िश्ता जितने भी साइफर्स हैं, उनका खदशा होता है कि वो तमाम के तमाम कंप्रोमाइज, यानी कि दुश्मन के इल्म में आगे, आप समझते हैं कि आ गए होंगे। सबसे बड़ा खतरा तो ये होता है। दूसरी चीज ये होती है कि उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि क्या वो जासूस के हाथ लगा, क्या वो तबाह हो गया, किसी और जगह हो गया, क्या हुआ उसका। नहीं इस लेकिन वास्ते फिर, इसकी फौरी तहकीक का चाहिए होती है। अच्छा ये जो लेटर इनके पास आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये आया, और यहाँ पे कस्टोडियन जो है वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, जी, और जिस उन्होंने वक्त जिस आगे दे दिया प्राइम मिनिस्टर को। तो क्या ये देखने की बात भी है कि ये जो अब तो बयान दे रहे हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर को देके इन्होंने कहीं डॉक्यूमेंट किया कि मैंने ये साइफर जो है टॉप सीक्रेट जो डिकोडेड है ये मैंने उनको इतने बजे और इस हालत में, और या जब वो उन्होंने कहा गुम हो गया, तो क्या जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर से तो ये नहीं वो तहकीक कर सकते कि कहाँ गुम हो गया है। वैसे तो फिरदौस आशिक अवान निशानदेही कर रही हैं कि कहाँ से बरामद होगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट वो जब वो गुम होने का कह दिया तो क्या इन्होंने आके डॉक्यूमेंट किया कहीं पे और इन्फॉर्म किया इन राइटिंग कि ये कहीं मिसप्लेस हो गया? ये देखिए देखना लुई बहुत साहब, जरूरी है। ये टॉप सीक्रेट की बेतौकीरी कहीं नहीं की जा सकती, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए बाकी सब चीजों में आप रियायत कर सकते हैं, मगर टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में आप क्या ट्रैक किया गया, कैसे इसको रिकॉर्ड रखा गया। मगर जो रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट, इसकी हर मूवमेंट, हर हर स्टेप के ऊपर कि किसने देखा, कब देखा, वो दर्ज किया जाता है। ये अब मुझे नहीं कि ये किया गया या नहीं किया गया। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि मैं इसकी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये किसी जगह से कहीं भी जा सकता है। इसको ले जाने के लिए मखसूस तरीकाकार है, इसको महफूज रखने का, जिसे स्टोरेज कहते हैं, उसका मखसूस तरीकाकार है। और इस चीज से अदम तवज्जो का कोई करने का नहीं सोच सकता अमूमी हालात में। हादसे के अंदर हादसे की सूरत अलहदा है, वो तो हर बियॉन्ड वंस कंट्रोल होती है, तो उसके बारे में तो हम सब ही समझते हैं। तो अच्छा, लेकिन ललित साहब, इसको फिर जब ये इनके पास आ गया यहाँ पे, उसको तो फिर बेसिकली वो डी कोड हो गया हुआ था ना, तो डी कोडेड था जी, वो डिकोडेड फॉर्म आम आई थी इस आम वास्ते। आम जुबान में था ना उस वक्त, वो तो साइफर अब की हैसियत बदल जी के जी, वो अब एक रिपोर्ट थी, टॉप सीक्रेट प्लेन रिपोर्ट थी, लैंग्वेज में थी। प्लेन लैंग्वेज में थी, और लेकिन उसकी जो क्लासिफिकेशन तो टॉप सीक्रेट ही थी। अच्छा, अब ये जो कहा जाता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं तो साथ ये भी कहते हैं कि मैं जो खुफिया राज हैं और बाकी चीजें इस तरह की हैं जो टॉप सीक्रेट हैं कौमी मामलात के बारे में, वो मैं उन्हें कहीं आश्कार नहीं करूंगा। तो ये भी जी, जो उसके जब कंटेंट की बात कर दी, लहरा दिया, चाहे वो खाली कागज ही लहराया हो, बाद में कह सकते हैं, लेकिन ये वो भी तो एक गैर कानूनी काम था नहीं? मैं इसको ऐसे ऐसे इसके बारे में कहूंगा कि अगर कोई ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट कंप्रोमाइज हो जाए, तो ये किस किस चीज को अट्रैक्ट करता है। ये सबसे पहले अट्रैक्ट करता है सीक्रेट्स एक्ट को। ये- ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग जो प्रोसीजर्स हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को, उनको ब्रीच करता है। उसके बाद हर जगह ये रिक्वायरमेंट है कि इन कागजात को संभालने की, रखने की और हैंडल करने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हों, उनकी उनको ब्रीच करता है। ठीक है। अब अगर किसी ने ये जानबूझ के इसके साथ किया है, सोच होशो हवास किया है, तो फिर वो इज मिस यूजिंग हिज पोजिशन ऑफ ट्रस्ट। अब वो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में आ जाता है, चूंकि उन्होंने एक वादा किया हुआ है, एक ऐद किया हुआ है, एक हलफ उठाया हुआ है, उसका ब्रीच हो जाता है। अब और ये जो अभी इन्होंने पेश कर दिया जब प्राइम मिनिस्टर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये कागज जी प्राइम जी, मिनिस्टर को दे दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको इस्तेमाल कर लिया, लोगों को बताया, लहराया कागज लोगों के सामने, जलसे में, जुलूस में, टीवी पे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो बड़े ये उनके करीब थे और बड़े मौसर थे, और जाहिर जाहिर है कि सारे मशवरे जो हैं लीगल वही वही देते होंगे। अब वो इस पे एक किस्म के अप्रूवर बन गए,
और उन्होंने 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान है मजिस्ट्रेट को दे दिया, और सुना है कि 161 का बयान भी दिया है जो पुलिस को देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अगरचे ही वॉज पार्टनर इन क्राइम, लेकिन अब तो वो काबिल गिरफ्त नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने देखिए वॉलंटियर की ये ये चीजें बताने के लिए। देखिए पहली चीज तो ये है कि 164 का स्टेटमेंट जो है वो अमूमी तौर पे कॉन्फिडेंशियल होता है। तो अब तक हमें जो मीडिया के जरिए बात पहुंच रही है उसकी दुरुस्तगी के हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक वो उसके अंदर दुरुस्तगी नहीं है, वो कि शुबा यही है कि दुरुस्त होगा, मगर उसके बारे में यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता, पहली चीज। लेकिन ये तो दूसरी चीज कंफर्म्ड ये है है, कि उन्होंने ये बयान दिए है, और इस मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए है इस्लामाबाद के। जी वहां तक बयान ये देने की ये हद तो तक, ये और तो उस तक है उसके कंफर्म। कंटेंट्स के बारे में, तो जो कंटेंट्स के बारे में जब तक वो अदालत में पेश ना हो, जी। तो मेरा ख्याल है कि कब्जा वक्त होगा कहना। ठीक। दूसरी चीज ये है कि वो उसकी अपने वहां पे लोकल प्रोसीजर्स में अगर उनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि उन्होंने ये कागजात उनको प्रेजेंट करने हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास मेरे हिसाब से दर्जनों इस तरह के टॉप सीक्रेट चीजें मुख्तलिफ अदारों से रोजमर्रा आती होंगी। आती है। उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक निज़ाम तरतीब दिया होगा जो कि बरसा बरस से चल रहा है। ये। तो उसी उसी जुमरे में उन्होंने उनको दिया। ताहम असल मेजर जिम्मेदारी तो वहां पे आती है। अगर उन्होंने उनको दिया तो उन्होंने कोई कोई मैं नहीं समझता कि कोई उन्होंने आउट ऑफ वे चीज की। ये बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि जब उनके पास ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर हो, ख्वाह वो कोई भी शख्स हो जिसके पास, जो मुजाज शख्स है जिसके पास वो लेटर जाता है या वो डॉक्यूमेंट जाता है, उसका वो उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो उसको उस दफ्तर से, उस फाइल से रिमूव करे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि उसके बाद उसको कोई हक नहीं कि उस प्रेमिसेस से बाहर लेके जाए बगैर रिकॉर्ड किए, उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड किए बिला वजह या किसी वजह से। तीसरी चीज ये है कि बजाहिर जब वो ले जाके वो कागज, अगर वो ही कागज था तो, और उसी को लहराया गया, तो वो एक तरह से पब्लिक को अपने एक मकसद के लिए इंसाइट करने के बराबर जुमरे में आएगा। मैं उसको उस निगाह से देखूंगा। ये ठीक साथ है, आप ये उनकी साथ सर। मालूमात में इजाफा करने के लिए नहीं आया। ये, और साथ उसमें सर दूसरी बात ये आप देखें कि विद वन स्ट्रोक आपने हमारा मैं जो। एक मिनट मुकम्मल कर लूं, जी एक मिनट मुकम्मल जी कर बिल्कुल। जी। लूं। अगर अगर वो सादा कागज था तो उस सूरत में भी ये बड़ा अजीब लगता है कि एक इस मनसब का शख्स एक अवाम को एक सादे कागज ओह, के ऊपर एक इतनी अहम चीज के हाँ। बारे में वो बता रहे हैं। तो दोनों सूरतों में ये चीज जो है ये मैं समझता हूँ कि ये तमाम नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट और मॉरल्स के है। भी। अब जी आप बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ, और ये मॉरल्स की भी खिलाफ एग्जैक्टली। वर्जी है कि ऐसे ऐसे उन्होंने ये किया। और साथ मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसके साथ ही उन्होंने चूंकि नाम ले लिया उन्होंने, उसमें हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय जो है अमेरिका का और उनके डिप्लोमेट का, कि उसने ये साजिश की है। तो देखिए इसकी इसकी बुनियाद पे आपने तो विद वन स्ट्रोक हमारे जो रिलेशनशिप है उसी को आपने अंडरमाइन कर दिया। जी, देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि सबसे पहले तो पब्लिक को इंसाइट किया गया। ठीक है। दूसरी चीज ये कि एक ऐसे बयानिए की, नैरेटिव की बुनियाद रखी गई जो कि सब्सिक्वेंटली वुड प्ले एग्जैक्टली इन हैंड्स ऑफ द एनिमी। वो कैसे? पहली चीज तो ये कि उसका अवलीन रिएक्शन ये कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो थी, जो एक इंटरनेशनल पावर है, उसकी तरफ से हमने उसको बेमकसद उसको अपने अंदरूनी मामलात में हमने उसको एक तरह से इन्वॉल्व करने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कि वो कई मर्तबा इस चीज को रिफ्यूट कर चुके हैं। यानी कि वो हाँ। मैं ये और समझता अभी हूं भी कि वो किए, रिफ्यूट उसी। अब दोबारा भी किया जी उन्होंने। ये कल ये परसों भी किया है। जी कल परसों भी किया है जी। वो रिफ्यूट इस वास्ते अगर वो कर लें और उसका वजन होता है कि अगर हमारे पास कोई खास सबूत है किसी के पास भी, तो वो सबूत ले आए, इसका बड़ा वाजे मतलब है कि उसका सबूत नहीं है, प्लॉजिबली जस्टिफाई किया है उन्होंने। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उसके साथ ही उसके दूसरे, जब आप ये देखेंगे कि फिर रशिया ने भी अपनी तरफ से, उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अमेरिका को
उन्होंने हदफ बनाया था कि उनकी तरफ से ये मुदाखलत के तौर पे कुछ इस तरह के अल्फाज कहे थे। जी। और तीसरी तीसरी चीज ये है कि इसके साथ साथ हमें हमारा, आपने देखा होगा कि जैसे ही ये बात शुरू हुई और डॉलर की जो है वैल्यू गिरनी शुरू हो गई, आपकी कॉमर्स पे भी उसका फर्क पड़ा। और ये वाली जो चीजें थी ये स्ट्रेट अवे, इसके साथ साथ जो इनकी कुछ अमेरिका की नागवारी के साथ यूरोप की तरफ से भी कोई ऐसे बयान आए थे जिसके ऊपर खान साहब ने फिर बयान दिया था, जो कि कोई वो बड़ा मशहूर मैं सुन रहा था किसी के पास कि क्या हम गुलाम है वाला, और नारा वहां से जन्म हुआ। जी। तो ये एक बयानिए की वो बयानिया जो था वही आगे बढ़ के फैल के वो नौ, उसके ऊपर पहला फेज उसका 9 के ऊपर आके कंप्लीट हुआ, जी। जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी तरह वो कामयाब ना हो सका। कामयाब ना हो मगर सके। 9 मई वाला, अब बात ये है कि ये क्या ये मैं नहीं कहता कि विटिंगली, हो सकता है अनविटिंगली, मगर ये तमाम अमल जो ये आइडिया जहन में आया और इसको जब किया, तो ये फौरी तौर पे जो आपके मुखालिफ नबरू आजमा है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में, उनके हाथ में एक बड़ा अच्छी चीज आ गई, जिन्होंने इसको मजीद हाइप अप किया और हर तरीके से किया। उस टाइम के आप अखबारात उठा के देखिए गैर मुल्की, और खास तौर पे आपके हमसाय ममालिक के, तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर एक अच्छा उनके हाथ में एक इशू आया, नैरेटिव आया, जिसको उन्होंने हाइप अप किया और उसको प्ले अराउंड किया, ताकि अल्टीमेटली मुनतज हुआ आपके 9 मई पे। और मैं इस पे एक जी। बार फिर ये भी कह दूं कि अगर हम ये समझते हैं कि 9 मई को हमने रोक के प्रिवेंट कर दिया तो हम महफूज हो गए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी खामख्याली है। जिस दुश्मन ने यहां तक इतना इन्वेस्ट किया है, वो इसके ऊपर ये दिस इज जस्ट अ बैटल, वॉर अभी खत्म नहीं हुई, जंग अभी जारी है, और अभी वो मजीद हमले करेंगे। और मैं समझता हूं कि दूसरे हमले की जो ब्लूप्रिंट है वो अब सामने जाहिर होना शुरू हो गई है, आपके दहशतगर्दी के इजाफे में और आपकी इन कोशिशों में कि किसी तरह इलेक्शंस के मसले को बिगाड़ा जाए। ठीक है। और उस ये तो बड़ी सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। इसमें मैं एक चीज का इजाफा करूंगा, उसके बाद फिर आपसे मैं लास्ट मिनट है उससे आपका जी आखिरी जी, में बिल्कुल कंक्लूडिंग बिल्कुल। रिमार्क लूंगा। मैं एक ये मैं बात करना चाहूंगा कि इस साइफर को लहराने से, एक्सपोज करने से एक और जो प्रोफेशनली बड़ा नुकसान हुआ वो था, देखें फॉरेन ऑफिस का काम बहुत नाजुक काम होता है, बड़ा वो एहतियात से करने वाला काम होता है। तो तमाम दुनिया से साइफर आते हैं, तमाम एम्बेसी से, डिप्लोमेट्स से एम्बेस आ रहे होते हैं, अंडर कवर ऑफिसर से आ रहे होते हैं। वो तमाम के जो कॉन्फिडेंस है वो एक दफा शेक हो गया होगा कि कल जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसी को कोई और रंग दे के कहीं आगे ना पेश कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है उनके काम पे बहुत इम्पैक्ट आया, जो मुझे मालूम हुआ उन हलकों से। इसमें इसमें कोई शुबा नहीं, मैंने जैसे पहले शुरू में अर्ज किया था कि इसका सबसे बड़ा अवलीन खदशा ये होता है कि इससे आपके तमाम साइफर सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज होने का अंदेशा होता है। जी। अगर आपका साइफर सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो उस सूरत में आपको तमाम वो पिछले साइफर्स और तमाम उनको रिव्यू करना पड़ेगा कि उनके नुकसानात क्या हैं, और डैमेज कंट्रोल का अमल शुरू करना पड़ेगा एक जानिब। दूसरी जानिब ऑल्टरनेट आपको साइफर सिस्टम करना पड़ेगा जिसके अपने ट्रेनिंग्स और अपनी और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और सर ये जो भी है जो ना कि कि, एक खासा महंगा और कमरसम जॉब है। जी सर ये भी है ना इसमें, चूंकि ये जो रिपोर्ट थी ये बेसिकली उनकी आपस की कन्वर्सेशन को जो ग्लीन किया उसने इंफॉर्मेशन, असद मजीद जो थे उससे एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है डोनाल्ड लू से, और ये उसका लबे लबाब है, उसको उन्होंने भेज दिया। तो जो मुलाकातें होती हैं बाकी डिप्लोमेट से और अराउंड द वर्ल्ड, वो भी मोहतात हो गए कि ये गुफ्तगू आगे इस तरह भिजवाई जाए ना भिजवाई, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हुआ। जी तो दुरुस्त सर कह रहे हैं, मैं आपकी तायद करूंगा इसमें। आपके जो बाहर के जितने भी कंट्रीज के थे उनमें आपकी साख शदीद मुतासर हुई है, वो आपके साथ सेंसिटिव बात करने से गुरेज ना होंगे। ठीक है। जी, तो थैंक यू। कोई इस पे आप जो आप बात कर रहे थे ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की, इसका कोई लास्ट आप मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें कि ये इसका अब तो ये आगाज हुआ है और ये शद्दोमत से चल रही है, तो इसमें इस तरह की चीजें अगर होती रहेंगी इनको कंट्रोल करने का क्या तरीकाकार है? इनका सबसे बड़ा पहला तरीकाकार ये है कि अवाम की तरफ से और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान
बाहमी एतमाद होना चाहिए। बाहमी एतमाद पैदा किया जा सकता है, और आप मुख्तलिफ जंगें, मुख्तलिफ इस खितों में जंगें लड़ी जा रही हैं एक साथ, जिनका एक दूसरे पे अफेक्ट हो रहा है, और आपने कई बैटल्स जो हैं उनको दिफा, बड़ी महंगी कीमत के ऊपर दिफा किया है, मगर ये जंग खत्म नहीं हुई। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और इसके लिए हमें इसमें पूरी तरह मुत्तहिद होके इसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। जी तारिक लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आरा का, बहुत आपकी जो विजन है जिस और जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे आपने इस तमाम केस का जो अहाता किया है वो मेरा ख्याल है बहुत यूनिक है। और लोगों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए ये बहुत अहम होगा। तो हम अगले प्रोग्राम में फिर एक किसी अहम इशू के ऊपर बात करने के लिए हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।